सीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा और जो साहित्य है इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो चित्रकला और संगीत कला को बढ़िया तरीके से उसको कवर किया है। और दोस्तों आज हम भाषा और साहित्य की जो टॉपिक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, भाषा और साहित्य की हम बात करते हैं दोस्तों। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी भाषा है जिसको बिल्कुल आश्रय दिया गया था और कौन कौन सी साहित्य है, यानी कि फारसी साहित्य की बात अपन करेंगे, जो हिंदी के अंदर लिखे गए साहित्य उसकी हम बात करेंगे, और संस्कृत में लिखे गए साहित्य उन सभी की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजकीय जो भाषा थी दोस्तों वो आपको पता ही है, यानी कि फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। और अधिकांश जो दोस्तों जो ग्रंथ लिखे हुए थे दोस्तों वो फारसी भाषा में लिखे गए थे, और कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो हिंदी और संस्कृत में उनका अनुवाद दोस्तों फारसी भाषा में किया गया था दोस्तों। दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में फारसी संस्कृत भाषा के अस्तित्व हिंदी, उर्दू तथा सभी प्रांतीय भाषाओं के ग्रंथों में लिखे गए हैं। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए थे वो फारसी भाषा में और संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा में, इन तथा सभी प्रांतीय भाषाओं में ये ग्रंथ लिखे गए थे। लेकिन दोस्तों अधिकांश तो फारसी भाषा में लिखे गए थे। प्रांतीय भाषाओं के विकास में दोस्तों जो भक्ति मार्ग के जो संत थे उनका विशेष योगदान रहा है दोस्तों। यानी कि प्रांतीय भाषा में तो दोस्तों जो भक्ति मार्ग के संतों ने विशेष योगदान दिया दोस्तों। और संस्कृत साहित्य में हिंदू राजाओं ने संरक्षण दिया, और सल्तनत काल में संस्कृत भाषा का उच्च वर्ग की भाषा थी दोस्तों। यानी कि संस्कृत साहित्य को दोस्तों हिंदू शासकों ने बिल्कुल अपना संरक्षण प्रदान किया। और साथ ही दोस्तों सल्तनत काल में जो संस्कृत जो भाषा थी, यानी कि संस्कृत भाषा थी, उसका तो दोस्तों उच्च वर्ग की, ये उच्च वर्ग की लोगों की भाषा थी दोस्तों। ठीक है, तो ये याद आप रखिएगा दोस्तों। तो अब एक-एक की जो साहित्य है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फारसी साहित्य की हम बात करते हैं। तो फारसी भाषा में लिखे गए जो साहित्य उनकी हम चर्चा करते हैं। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ साहित्य फारसी भाषा में लिखी, उनको बड़े ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और उनको बिल्कुल लर्न भी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों ये किताबें। तो याद रखिएगा इस चीज को। दोस्तों मुसलमानों के अधिकांश जो साहित्य है दोस्तों अरबी भाषा में लिखे गए थे, जबकि तुर्की जो सुल्तान है उनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो फारसी भाषा थी। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मुसलमानों के अधिकांश साहित्य दोस्तों अरबी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अधिकांश जो सॉरी सुल्तानों यानी कि तुर्की सुल्तान थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, यानी कि फारसी भाषा थी। फारसी भाषा का सबसे बड़ा जो केंद्र था दोस्तों वो कहाँ था, लाहौर था दोस्तों। अमीर खुसरो ने फारसी भाषा की नई शैली यानी कि एक शैली का विकास किया दोस्तों अमीर खुसरो ने। ठीक है, एक शैली है दोस्तों सबक ए हिंदी, ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अमीर खुसरो ने फारसी भाषा की नई शैली यानी कि सबक ए हिंदी का विषय का विकास किया। वैसे तो दोस्तों मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया कि जो अमीर खुसरो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के समय का एक ये बड़ा विद्वान था, यानी कि समकालीन था। और दोस्तों उन्होंने संगीत के अंदर काफी अपना योगदान दिया, यानी कि सारंगी का आविष्कार किया, अनेक विभिन्न प्रकार की रागों का आविष्कार किया दोस्तों, कव्वाली जैसे रागों का आविष्कार किया। ऐसे इसीलिए उसको नायक की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। तो ये काफी योगदान रहा है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम साहित्य की अगर बात करें फारसी साहित्य में, उन्होंने दोस्तों एक नई शैली का विकास किया, उसका नाम है सबक ए हिंदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फारसी भाषा का जो साहित्य है उसकी हम बात करते हैं। यानी कि फारसी भाषा में कौन कौन सी किताबें यानी कि बुक्स लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए, उनकी हम बात करते हैं। पहली बुक है दोस्तों लुबाब उल अलबाब। ठीक है, लुबाब उल अलबाब नासुरुद्दीन महमूद के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। और ये दोस्तों किताब लिखी थी, यानी कि जो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश दोस्तों, उसके समय का ये समय की एक किताब है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। दूसरी किताब है दोस्तों फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद अमीर हसन दहलवी के द्वारा लिखी गई थी। जो तूती नामा जो बुक है दोस्तों ये जिया नक्शवी के द्वारा लिखी गई थी।
मखजान ए अफगाना यानी कि नियामत उल्लाह उल्लाह के द्वारा लिखी गई थी, और तारिक ए सलातीन ए अफगान यानी कि अहमद यादगार के द्वारा ये किताबें लिखी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये सभी बुक्स आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यानी कि लुबाब उल अलबाब है, फयाद उल फवाद है, तूती नामा है, मखजान ए अफगाना है, तारिक ए सलातीन ए अल अफगान है। और दोस्तों किताबों के जो राइटर हैं उनको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके साथ ही हम देखें कि अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ बलबन के पुत्र मोहम्मद के संरक्षण में शुरू किया था। यानी कि अमीर खुसरो और जो दहलवी है दोस्तों, यानी कि जिनसे फवायद उल फवाद नामक एक किताब लिखी थी, वो उसके राइटर दोनों ही दोस्तों साहित्यिक जीवन बलबन के जो पुत्र था दोस्तों, गुलाम वंश का शासक था, मोहम्मद के संरक्षण में अपना जो शुरू किया था, संरक्षण शुरू किया था दोस्तों, किताबें लिखना और साहित्य के प्रति रुचि। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो अमीर खुसरो ने फारसी कवियों में सबसे सबसे श्रेष्ठ कवि था, और उसने अपनी कविताओं में दोस्तों हिंदी शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। यानी कि वैसे तो फारसी भाषा का विद्वान था दोस्तों, और ये ऐसा विद्वान था जिसने कुछ कविताएं लिखी थी और बुक्स लिखे थे। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, अमीर खुसरो फारसी कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि था। इसने अपनी कविताओं में दोस्तों हिंदी शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया था। ठीक है, और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों बदरुद्दीन मोहम्मद फारसी भाषा का सबसे श्रेष्ठ कवि था दोस्तों। यानी कि तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में फारसी भाषा का सबसे श्रेष्ठ कवि विद्वान था दोस्तों बदरुद्दीन मोहम्मद था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों स्वयं अपनी आत्मकथा दोस्तों इसके दरबारी कवि अफीफ व बरनी, यानी कि इसके द्वारा इसकी जो आत्मकथा लिखी गई थी दोस्तों, और सॉरी, यानी कि इसने स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इसके दरबारी कवि थे दोस्तों अफी अफी खीफ और बरनी, ये दो इसके दरबारी कवि थे दोस्तों। दोस्तों अगर लोधी वंश के शासक की बात अगर करें तो सिकंदर लोधी ने स्वयं एक गुलरुख, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि एक टाइटल था दोस्तों उसकी कविता लिखने का, यानी कि सिकंदर लोधी का, तो गुलरुख उपनाम से कविताएं वो लिखता था दोस्तों, यानी कि सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी की बारे अगर हम कुछ और बातें करें तो दोस्तों इसके समय में फारसी भाषा के विद्वान थे शेख अब्दुल्ला, शेख जमालुद्दीन और रफी उद्दीन सिराजी थे। ये इसके दरबार में रहने वाले फारसी विद्वान थे। और दोस्तों आयुर्वेद ग्रंथ था उसका फारसी भाषा में अनुवाद फिरंगे सिकंदरी नामक से किया गया। और गायन विद्या का ग्रंथ दोस्तों लज्जत ए सिकंदरी, जो लोधी काल का एक गायन शैली का एक क्या था ये बुक थी दोस्तों, एक ग्रंथ था दोस्तों। जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जो जिसका नाम है तूती नामा दोस्तों। तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि देखिएगा तूती नामा जो ग्रंथ है दोस्तों, ये देखिएगा ये वाला, यानी कि तूती नामा जो ग्रंथ है ये जिया नक्शवी के द्वारा लिखा गया था। ये दोस्तों वैसे तो यानी कि जैनक्स पहला व्यक्ति जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी भाषा में उसने अनुवाद किया था दोस्तों। तो ये तो अब तक हमने बात की फारसी भाषा का जो साहित्य उसके बारे में। अब हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों हिंदी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1424 से 25 में दोस्तों सरफुद्दीन यजदी द्वारा रचित ग्रंथ जफरनामा में किया था। यानी कि हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग 1424 से 25 में, यानी कि सरफुद्दीन यजदी द्वारा अपने एक ग्रंथ है जफरनामा में किया था। हिंदी भाषा का उदय शौरसेनी और अर्धमागधी भाषाओं से माना जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि हिंदी भाषा का जो उदय होता है, जन्म होता है एक शौरसेनी और अर्धमागधी भाषा उससे हुआ है। हिंदी भाषा का आदिकाल, यानी कि हिंदी भाषा का जो समय टाइम पीरियड था, आदिकाल था, वो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य था। वीर गाथा काल जिसको हम कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई ये किताब थी, जिसने इसका पूर्ण इसके चंद्रवरदाई की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है जिलहन ने इसको पूरा करवाया था। और जो दोस्तों पृथ्वीराज रासो यानी कि चौहान वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है, यानी कि अजमेर का जो चौहान वंश है दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहने वाला एक दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। इसने इस किताब को लिखा था, यानी कि पृथ्वीराज रासो नामक किताब को लिखा था दोस्तों।
तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैंने आप इससे रिलेटेड एक किताब और बताई थी, लोकन कवि के द्वारा लिखी राग तरंगिणी, ठीक है ना। और एक राग तरंगिणी दोस्तों, और एक राज तरंगिणी है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राज तरंगिणी जो है वो अ, किसके द्वारा लिखी गई थी? हाँ दोस्तों, ये जो राग तरंगिणी है वो लोकन कवि के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदायी है। इस चंद्रप्रदायी की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज रासो को पूरा करवाया था जलाने के द्वारा, और इसने हिंदी साहित्य का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और दोस्तों इसकी जो शैली है पृथ्वीराज रासो की, वो है दोस्तों पिंगल। देखिए दोस्तों, पिंगल और डिंगल, पिंगल आपके पूर्वी राजस्थान से रिलेटेड, और डिंगल आपका किससे, यानी कि पश्चिमी राजस्थान से, और पिंगल है आपका पूर्वी राजस्थान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान से रिलेटेड एक बुक थी दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिए इसकी शैली कैसे पिंगल शैली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मध्यकालीन हिंदी भाषा की कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अलाहाखंड, जिसको परमाल रासो भी कह सकते हैं, जगनिक के द्वारा ये लिखा गया था। मृगावती कुतुबन के द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। अमीर रासो शारंगदेव यानी कि जोधराज के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि दो यानी सारंगदेव के द्वारा और जोधराज के द्वारा लिखी गई थी। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई, और बिशल देव रासो नरपति नाहल के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये हिंदी साहित्य के बारे में बात कर ली है। उर्दू साहित्य की बात करें तो उर्दू के अंदर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, उर्दू तुर्की भाषा का एक शब्द, जिसका अगर हम अर्थ देखें शाही खेमा या शिविर की बात करते हैं, यानी कि उर्दू का तुर्की भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ होता है शाही खेमा या शिविर। मध्यकाल में मध्यकाल में उर्दू को हिंदवी भी बोला जाता था, यानी कि जो मिडवल एज था उसमें जो उर्दू है उसको हिंदवी के नाम से भी जाना जाता था। इसका विकास फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी से हुआ है। दक्षिण भारत में मिश्रित भाषा में रूप में उर्दू भाषा का विकास दक्कनी भाषा के रूप में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने उर्दू में साहित्य की रचना की थी, और उर्दू का वास्तविक जो विकास होता है दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते हैं, संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, और इन किताबों को आप याद रख लीजिएगा वो दोस्तों, जो किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहली है, देखिएगा, यानी कि जो संस्कृत जो है वो उच्च हिंदू वर्ग के लोगों तक की भाषा है। और इसके इस संस्कृत में लिखे गए कुछ ग्रंथ, उनकी हम चर्चा करें। देखिएगा, ब्रह्म सूत्र का पर टीका लिखी गई थी रामानुज के द्वारा। राज तरंगी कल्हण के द्वारा, दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि राज तरंगिनी और राग तरंगिनी दोस्तों। देखिएगा, एक तो है राज तरंगिनी, एक राज तरंगिनी, एक है राग तरंगिनी दोस्तों, ये याद रखिएगा। राग और राज, देखो तो राज तरंगी तो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, और राज तरंगी तो कल्हण के द्वारा, और राग तरंगी लिखी गई तो लोकन कवि के द्वारा। दोस्तों यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कंफ्यूज में रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि राज तरंगिनी कल्हण के द्वारा लिखी गई बुक है, और राग तरंगिणी लोकन कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, ये याद रखिए। और दोस्तों राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है। इसके साथ और कवि और भी है, नरकासुर विजय माधव के द्वारा, प्रताप रुद्रदेव यशो भूषण यानी कि अगस्त्य द्वारा लिखी गई थी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा, हमीर मद मोहन जय सिंह सूरी के द्वारा, और गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। तो ये हुआ आज का हमारा जो टॉपिक, यानी कि हमने बात कर ली है संस्कृत साहित्य के बारे में, बात कर ली उर्दू साहित्य के बारे में, बात कर ली है हिंदी साहित्य के बारे में, बात कर ली है और आपकी यानी कि फारसी साहित्य के बारे में बात कर ली है। और टॉपिक रहा था हमारा भाषा और साहित्य। चित्रकला को हमने कवर किया है और संगीत कला को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। दोस्तों हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।